हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 खत्म कर लिया था। इस अब वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो भी सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार बोर्ड में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इस चैप्टर को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है दोस्तों, और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ प्रमेय के विषय में जानेंगे। एक प्रमेय इसमें दे रखा है, उसको मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाऊंगा। जितना उसमें सारा प्रोसेस दे रखा है मैं वो पूरा नहीं समझाऊंगा, आप लोगों को केवल समझ में आना चाहिए, बस चीजें ये है। और समझ में वो आएगा तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसी की मदद इसमें लगेगी। देखिए, √5 इसके अंदर √2 भी दे सकता है, जैसे आपका एक उदाहरण दिया होगा। यहाँ पे √3 भी हो सकता है, ठीक है, √7 भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी हो सकता है। सबका सिद्ध करने का प्रोसेस वही होगा जो इसका होगा। ठीक है, एक बार बताएंगे हम लोग, बाकी सारे का प्रोसेस आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले प्रमेय को समझते हैं। प्रमेय क्या कहती है, सिंपल भाषा में आप लोग समझिए। मान लीजिए कि एक संख्या ये a है और एक दूसरी संख्या है p²। यदि ये ए संख्या जो है ये p² जो लिखा हुआ है इसको अगर विभाजित करती है, यानी भाग देती है, और भाग पूरी तरह से चला जाता है। वो प्रमेय का सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या कहने है, यदि मान लीजिए कोई संख्या है जो किसी संख्या के वर्ग को क्या करती है, पूरी तरह से भाग देने पर पूरी तरह से भाग चला जाता है, यानी विभाजित कर देती है, तो ये बात निश्चय है कि वो जो संख्या होगी वो उसकी संख्या को विभाजित करेगी। मतलब इसका जो आप वर्गमूल निकालेंगे y को संख्या, यदि ये संख्या इसके स्क्वायर को विभाजित कर दे तो यह संख्या इस संख्या को भी विभाजित करेगी, यानी स्क्वायर को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। उस प्रमेय का सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब यही है। तो यही इस प्रमेय का मतलब है, आप लोग प्रमेय देख सकते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब कहने का यही है कि यदि किसी संख्या कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वो संख्या उस संख्या को विभाजित करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बस इसमें एक जगह इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसी की मदद से हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसे इरेज कर देते हैं। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, हमको पता है कि ये दिया हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग इसका उल्टा मान लेते हैं। क्या उल्टा मानना है, हम लोग मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मानते हैं। क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए, अगर ये परिमेय संख्या हो गई तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि q के रूप की होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, p/q, क्योंकि हर एक परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। इसलिए √5 अगर एक परिमेय संख्या है तो हम √5 को बराबर लिख सकते हैं p/q, जहां p और q पूर्णांक है। परिमेय संख्या की ये कंडीशन है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा q बराबर नहीं है 0। ये हमारे परिमेय संख्या की कंडीशन है। तो हमने ये चीज लिख दिया है कि √5 बराबर है p/q के, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है किसके, 0। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग पुनः मान लेते हैं, पुनः माना p और q में
एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए, इसका कहने का क्या मतलब है, पुनः हमने माना P और Q में एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब P और Q में अगर इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जाए तो इसमें दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में कौन सा गुणनखंड कॉमन होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 4 और एक संख्या है 8, इसके गुणनखंड में 2 गुणे 2 हो जाएगा और इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 होगा। इन दोनों में कॉमन एक ये 2 हो जाएगा और एक ये 2 हो, यानी 4 इसमें कॉमन है। तो इसी प्रकार P और Q ऐसी हैं कि जो दोनों में केवल एक कॉमन है। जैसे मान लीजिए 5 और 2, इन दोनों में अगर देखेंगे आप इसका खंड करके तो 5 गुणे 1 आएगा, इसका 5 गुणे 1, तो मतलब केवल एक ही क्या है, दोनों में कॉमन है। दोनों के गुणनखंड में कॉमन एक है, यानी इस सिंपल भाषा में कह सकते हैं तो इन दोनों का मतलब मासा क्या है, 1 है। ठीक है दोस्तों, हमने ये मान लिया। इसी को सह अभाज्य भी कह देते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मतलब सह अभाज्य, इसी को क्या कह देते हैं, लिख देते हैं, कहीं ये लिखा होता है सह अभाज्य। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे आप चाहे सह अभाज्य लिख दीजिए, चाहे क्या आप कह सकते हैं कि कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, √5 बराबर P/Q, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। यहां लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। √5 का 2 बार करेंगे, जब आप √5 गुणे √5, जब आप √5 का √5 से गुणा कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए इस रूट का मतलब है इसकी घात 1/2 गुणे, इसका मतलब है 1/2। गुणे में घात जुड़ जाती है जब आधार समान होता है। क्लास 7th की मैथ में आप लोगों को ये पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो हो क्या जाएगा, 5, दोनों को घातें जोड़ देंगे 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 की पावर 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1 आएगा, लिखा नहीं जाता है, इसलिए क्या आ जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ आ जाएगा P का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा Q का स्क्वायर। Q को इधर लाते हैं तो 5 Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम उसको इरेज करके देखेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहां से लिख दे रहा हूं मैं 5 Q का स्क्वायर बराबर है P का स्क्वायर, यह हमारा था समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि हम 5 से भाग दें P स्क्वायर को तो भाग पूरी तरह से चला जाएगा। अब आप लोग कहेंगे क्यों चला जाएगा, यदि ये P स्क्वायर इसके और इसके गुणा के, मतलब ये P स्क्वायर जो है इस दोनों संख्याओं के बराबर है, अगर दोनों के बीच में देखा जाए तो गुणा का चिन्ह है, इसका मतलब P स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। जो गुणनखंड की संख्या का कोई संख्या होती है तो अवश्य उस संख्या से उस संख्या को भाग दिया जा सकता है। इसका मतलब 5 से P स्क्वायर को विभाजित किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे चूंकि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है,
5 क्या करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए हमने अभी जो प्रमेय बताई, अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो लिख देंगे तब 5 पी को भी विभाजित करेगा। यदि 5p को विभाजित करता है तो इसका मतलब है कि p का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, अगर ये भाग दे चला जा रहा है पूरी तरह से इसमें, तो 5 का एक गुणनखंड 5 हो जाएगा, सॉरी p का एक गुणनखंड 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, माना, यहीं पर मान लेते हैं, माना क्या मानते हैं, p बराबर 5m। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, जो गुणनखंड होगा इसको जो बराबर यहाँ पे मानेंगे, तो जो गुणनखंड होगा उसके साथ एक कोई भी संख्या m n कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिख देंगे इसके आगे जहां m एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, m एक पूर्णांक, ये हो गया, जहां पर m क्या है, एक पूर्णांक है। अब 5 p बराबर है 5m। अब इस p का मान उठा के हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 5q का स्क्वायर बराबर p की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 5m, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आप लोग इधर लिख देंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, रखने पर। ये हमारा प्रोसेस। इसके बाद देखिए, इसको कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 5q का स्क्वायर बराबर 5 पचा क्या हो जाएगा, 25m का स्क्वायर। 5 एक कम 5, 5 पचा 25, तो क्या आ जाएगा, q का स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर। इसे आप लोग समीकरण नंबर 2 कह दीजिए। देखिए, अगर ये q स्क्वायर 5m स्क्वायर के बराबर, इसका मतलब q स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। जब एक गुणनखंड 5 हो गया तो ये 5 जो है q स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, इसलिए चूंकि करिए यहाँ पे पहले, चूंकि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, q स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 5q को भी विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, यदि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, ये यहां से हमें पता चल रहा है कि कर रहा है, तो ये हमने प्रमेय भी मैंने बताया था कि यदि कोई संख्या की संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। जैसे 5q स्क्वायर को विभाजित करता था तो 5q को भी विभाजित करेगा। अब हम लोग देखते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से हमें ये पता चलता है कि 5p को विभाजित कर दे रहा है और 5q को भी विभाजित कर दे रहा है। इसका मतलब है कि p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो 5 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों को वो संख्या विभाजित कर दे रही है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, हमें क्या पता चला कि जो 5 है, अगर हम देखें समीकरण 1 और 2 से, क्या देखेंगे, कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से p तथा q में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
देखिए क्या कह रहा है, समीकरण 1 व 2 से P तथा Q में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 क्या हो गया, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। ठीक है दोस्तों, जो इस बात का विरोध करता है, कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ठीक है दोस्तों, हमने पहले में क्या माना था, माना यह था कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, परंतु जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमें पता चला कि P और Q में 5 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, जो इस बात का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है कि P और Q में एक के अलावा एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है। कल्पना मतलब हमने जो माना है, अतः हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने यही कल्पना की थी, मतलब यही माना था ना हमने, परिमेय संख्या। जब इस बात का विरोध हो गया कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, आ गया उसमें 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो हमारी कल्पना क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। यदि हमारी कल्पना गलत हो गई कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या है। ये हो गया दोस्तों सिद्ध। इसी प्रकार से अगर √5 की जगह √7 आ जाए, √2 आ जाए, √3 आ जाए, तो इसी प्रोसेस से बिल्कुल सिद्ध करना है। बस उसमें जहां जहां इसमें 5 है वहां हर जगह पे 3 आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसे देखते हैं। इसमें उदाहरण में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक है पहला इसका उदाहरण जो प्रमेय 1.3 करके दे रखा है, √2 है, उसको भी बिल्कुल इसी प्रोसेस से करिएगा। इसमें 5 आया है जहां जहां वहां में उसमें आ जाएगा 2 हर जगह, जहां जहां पे 5 है इसमें वहां जब √2 को आप सॉल्व करेंगे तो उसमें 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक है √3। इन क्वेश्चनों को आप लोग जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन अवश्य आने वाला है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग बिल्कुल इसको स्किप मत करिए और इसको हर एक क्वेश्चन इसमें का सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। उदाहरण में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप बड़ी आसानी से लगा लेंगे जब मैं आपको प्रश्नावली का क्वेश्चन करवा दूंगा तो। ठीक है दोस्तों, √3 दे रखा है उदाहरण 5 में। इसके बाद है उदाहरण नंबर 6 में दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण नंबर 7 दिया है 3√2 को सिद्ध करने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसे हम इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है दूसरा नंबर, कह रहा है 3 + 2√5
इस संख्या को हमें सिद्ध करना है कि क्या है ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो करिए क्या, हम लोग मान लेते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या मान लेंगे इसको, परिमेय संख्या मान लेते हैं। इसका उल्टा, चलिए माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 हमने मान लिया एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 3 + 2√5 जो होगा वो बराबर हो जाएगा p/q के। यहाँ पे लिखेंगे जहां p और q पूर्णांक है। तो दोस्तों आपको लिखना जरूरी है, पूर्णांक है और q ≠ = 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में प्रोसेस था उससे इसमें बहुत शार्ट होगा। हमने √5 को हम सिद्ध कर चुके हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 3 को उधर भेज देते हैं, पहले इधर बचेगा 2√5 बराबर p/q। ये प्लस में 3 इधर जाएगा तो माइनस में 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 को भी भेजते हैं। देखिए इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि p/2 के साथ भी हो जाएगा और 3 के साथ भी आ जाएगा। 2q - 3/2। देखिए हम लोग देखते हैं कि p और q पूर्णांक है, तो इसका मतलब, और 2 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है। मतलब इसमें जो सारी संख्याएं लिखी हुई हैं वो सारी की सारी क्या है, पूर्णांक है। इसका ये मतलब होता है कि ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या में किससे बनी होती है, पूर्णांक से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब p पूरी संख्या जो लिखी हुई है क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब इसे थोड़ा सा अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी करके और सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे हैं। रुकिए जरा, देखिए क्या हो जाएगा, इसका लासा कर लेंगे तो आपको 2q मिल जाएगा। इसमें क्यों नहीं है तो p + -3q आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो गया। p, q और 2q ये सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक हैं, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने पहले ही सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखिए चूंकि p, q, 3 और 2 पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए p - 3q/2q परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। तब √5 भी परिमेय संख्या होगी। अगर ये पूरी संख्या परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है। परंतु ये इस बात का विरोध करता है कि √5 एक परिमेय संख्या, √5 ऑलरेडी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे परंतु यह इसका विरोध करता है, कि
रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 प्लस, परंतु यह इस बात का विरोध करता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना क्या हो गई गलत। हमने जो माना था कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है, हमारी कल्पना गलत हो गई। तो क्या हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तब क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या इति सिद्धम। ये हो गया सिद्ध। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं इसमें का। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या। दिया है पहला, तीसरे का पहला में 1/√2 है, दूसरा में 7√5 है, और तीसरे में 6 प्लस √2। तो चलिए 1 बाई 1 इन तीनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सभी में बस ऐसा ही करना होगा। तीसरे का फर्स्ट दे रखा है 1/√2, सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या, तो बस वही करना है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। यदि एक परिमेय संख्या हो गई तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसे लिख देते हैं। इसलिए 1/√2 बराबर होगा किसके, p/q के। यहाँ पे फिर वही चीज लिखेंगे जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। व्यवस्थित करते हैं इसको देखिए ऊपर ले जाइए, √2 को ऊपर कर दीजिए और 1 को नीचे करेंगे, कोई मतलब नहीं है। इसको भी थोड़ा पलट देते हैं, q/p हो जाए, इसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, या फिर यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसे वर्ग करा के भी आप लोग लिख सकते हैं। एक काम करिए, इसे ऐसे कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं, √2 गुणे √2/√2 से कर दे रहे हैं गुणा, परिमेयकरण कर देते हैं इसका। ये हमने कर दिया परिमेयकरण, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा √2 का √2 से गुणा होगा, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा, तो 2 हो जाएगा, तो p/q हो जाएगा। यदि इसे हम देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए √2 को उधर भेज देंगे, ये किसमें है, भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 2p/q हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं कि 2 एक पूर्णांक है, p और q तो पूर्णांक है ही, इसलिए ये पूरी संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस बात का विरोध करेगा कि √2 ये 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वैसे बस इसमें लिखना है। ठीक है, चूंकि p, q और 2 पूर्णांक है,
क्या है ये? पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए 2p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब √2 भी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि यदि ये पूरी संख्या परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर ही है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होती। परंतु यह इस बात का विरोध करता है। हम तो जानते हैं कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, परंतु यह इस बात का विरोध करता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला खत्म हो गया। बस इसमें लिखने के नंबर है आपको, जो इसमें स्टेप दिए गए हैं, स्टेपों को थोड़ा सा आपको माइंड में ध्यान रखना है और जब एग्जाम में आए तो ऐसे ही करना है। ठीक है दोस्तों, ये करीबन 2 या 3 नंबर में आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा और याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जब 1 बार आप इसको लगाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगले में क्या कह रखा है? अगला दे रखा है संख्या आप लोगों को 7√5। दूसरा है इसमें का 7√5। दूसरा क्या है दोस्तों? 7√5। तो यही हम बदल देते हैं, क्या कर देंगे? दूसरा है ये 7√5 और यहां बदल दीजिए, इसे भी कर दीजिए 7√5। बाकी प्रोसेस बदलते हैं, ये क्या बदलेगा? ठीक है दोस्तों, ये वही रहेगा। 7 को उधर भेज देते हैं, √5 बराबर p/q है। 7 गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी p/7q हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ p/q और यहाँ पे कर दीजिएगा 7। पूर्णांक है इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इस पूरी संख्या को p/7q एक परिमेय संख्या है। तब यहाँ पे √2 नहीं बल्कि √5 आएगा। √5 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह इस बात का विरोध करता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से सॉल्व होगा। ये हो गया हमारा तीसरे का दूसरा। प्रोसेस वही रहेगा, बस जो अंक है उनको पलट दिया जाएगा। बस लिखने का प्रोसेस सभी में यही होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग अगला। अगला क्या है इसमें? अगला देख रखा है 6 + √2। क्या दे रखा है? 6 + √2। तो हम इसी में बदल दे रहे हैं, यहाँ पे इसे हटा देंगे, यहाँ से इसे हटाइए और यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, क्या है? 6 + √2। तो ये हो जाएगा 6 + √2 बराबर p/q। 6 को उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा √2 बराबर p/q माइनस का 6। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। √2 बराबर p -
6q बटा q, ये हो जाएगा। अब देखिए p q और 7 नहीं बल्कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 6q बाई q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो तब क्या हो जाएगा, √2 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यह इस बात का विरोध करता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे प्रश्नावली 1.1 के हमने सारे क्वेश्चनों को आपको करवा दिया है। आप बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य 7 टाइप के टोटल प्रश्न क्वेश्चन पेपर बनते हैं। हर टाइप में तो नहीं कह सकता, लेकिन करीबन 4 या 5 टाइप में ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन अवश्य आता है। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए कम से कम 3 या 2 नंबर में आता है, तो आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे अपना अगला चैप्टर जो है बहुपद। पहले चैप्टर में आप लोगों को बहुपद का परिचय दिया जाएगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करवाएंगे। चलिए पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।